न्यूटन के लॉ पता नहीं चल रहे। लॉ नहीं पता चल रहे? क्या बात है, लॉ नहीं पता चल रहे? अरे तुम भी ना, सबसे इजी पार्ट लॉ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस 1 का चैप्टर 1 लॉज ऑफ मोशन। देखो, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के रखे हैं, वो आपको देखना है तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वन शॉट लेक्चर है। ऐसा पढ़ा है कि कोई नहीं पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये रिलेशनशिप भी देख लिया, स्केलर वेक्टर पढ़ लिया हमने, वेलोसिटी पढ़ लिया, फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, फिर हमने ग्राफ पढ़ लिए, मेन तो वो इक्वेशंस पढ़ लिए जो बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है। मैंने स्टोरी से पढ़ाया है, पार्ट 2 में देख लेना। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स के लॉ ज़रूर करेंगे बेटा। उससे पहले हमें समझना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। When an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to change in direction. मतलब क्या? मतलब कि बेटा, सपोज कर ये मेरा एक सर्कल है, ये एक गाड़ी है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए पर एक गाड़ी खड़ी है। अब ये गाड़ी जाती है इधर आई। ये पॉइंट बी है। अभी गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड उसकी कांस्टेंट थी। इससे ये पता चलता है कि गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन से चलती है, इसलिए तो इसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ सर्कुलर पाथ में चलता है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object moves in circular path with constant speed of motion, it's called uniform circular motion. Simple. आगे. If an object moving along a circular path of radius r, suppose करो इस सर्कल का रेडियस जो है ना, ये रेडियस, ये r, इस सर्कल का रेडियस r है। टेक्स टाइम t, मतलब ये गाड़ी इधर से इधर तक जाने तक t टाइम लेती है। सिंपल। टू कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब इधर से फिर से इधर तक आ गई। ठीक है। नाउ इस स्पीड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। देखो, हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या था स्पीड का फॉर्मूला? भैया, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी इस सर्कल में डिस्टेंस क्या होता है? देखो भैया, हमने मैथ्स में पढ़ा था कि सर्कल का जो डिस्टेंस होता है इसे सर्कमफरेंस बोलते हैं। तो हम डिस्टेंस से अगर सर्कमफरेंस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और टाइम तो सेम ही रहेगा। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। तो हम लिखेंगे कि v = 2πr/t इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ते हैं। Determining the direction of velocity in uniform circular motion. The coin will be thrown off in direction of tangent which is perpendicular to the radius of this. Thus, the direction in which it gets thrown off depends upon the position of the moment of getting thrown off. It means that as the coin moves along the circular path, the direction of motion is changing at every point. देख, सिंपल है। देख, ये मेरा सर्कल है। जब गाड़ी जा रही है तो बार बार ऐसे स्टीयरिंग हिलेगी, क्योंकि हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बस यही है कि जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंजेस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर। सिंपल पढ़ लो। ये जो एक्टिविटी दी है ना, वो पढ़ लो। इस एक्टिविटी में क्या दिया है कि एक टॉप है, वो घूम रहा है। उस टॉप के ऊपर लट्टू कहते हैं ना, लट्टू, उस लट्टू के ऊपर एक कॉइन है, एक मतलब डिश है, और उधर कॉइन है ना, उसको कॉइन को है ना आप ऐसे फ्लिक करो तो वो डायरेक्शन चेंज, मतलब एवरी पॉइंट डायरेक्शन, एवरी। सिंपल।
अभी ये एग्जाम्पल है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, वैसे तो हम अपन लास्ट में एग्जाम्पल्स करेंगे। हाँ, सबसे हार्ड चीज़ जो बच्चों को लगती है, बेटा पहली बात तो तू ये समझ ले कि तू न्यूटन के लॉ बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें तू फेरफार नहीं कर सकता। ठीक है, तुझे ये बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये मत लर्न करना, ये आपके समझने के लिए है, बट ये 2 लाइन लर्न कर लेना। ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. ठीक है, चलो भैया समझते हैं। सपोज करो ये एक जमीन है, मेरा हाथ एक जमीन है, इस पर डस्टर पड़ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ पड़ा है डस्टर, कुछ नहीं हो रहा है, डस्टर को कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं इसको ऐसे हिला दूँ, क्या हुआ? मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया। इससे यह प्रूव होता है कि अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। और अगर सपोज करो ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव करे, अगर मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाऊंगा ना तो वो मूव करते जाएगा। अब भैया आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है? तो वो है फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये जो भी बॉडी मूविंग है वो मूव करती रहेगी, वो रेस्ट पर नहीं आएगी। तो इससे हम कहते हैं इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन बेस्ड है इनर्शिया पर, ये बाय हार्ट कर लेना मेरी जान। आगे बढ़े, ऑल इंस्टेंसेस ऑफ इनर्शिया आर एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन। जो भी इनर्शिया आपको डेली लाइफ में दिखता है उसे आप बोल दोगे न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन। वो ऑब्जेक्ट न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन है, फॉलो करें। ये ऑब्जेक्ट न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन फॉलो करें। फ्लोरेस में वो हिल रहा है, नहीं हिल रहा, ऐसे किया, हिल गया, सिंपल आगे बढ़ते। भैया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये बच्चों को हम The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब क्या? पहले तो आप ये समझ लो कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। देखो मोमेंटम को हम बताते हैं P, लेटर P से। मोमेंटम को हम बताते हैं लेटर P से। अभी P का फॉर्मूला है, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी। m अपना है मास और v है वेलोसिटी। इससे ये प्रूव होता है कि मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आई बात समझ में? अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझते हैं, ये बाय हार्ट कर लेना मेरी जान, ठीक है ना? बाय हार्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब किस रेट से चेंज होता है मोमेंटम, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स की फॉर्मूला क्या है? फोर्स की फॉर्मूला है, मैं आपको है ना एक फॉर्मूला चार्ट बना के दूंगा। फोर्स की फॉर्मूला है m है, इसमें भी मास है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें फोर्स का है कुछ ना कुछ लेन देन, तो इसमें फोर्स आएगा। मतलब अगर रेट ऑफ चेंज मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वो प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होगा। एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे दिया तो वो इधर ही जाएगा, उसका मोमेंटम इधर ही जाएगा। ठीक है। अभी मोमेंटम को डिटेल में पढ़ते हैं। मोमेंटम एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बराबर है। मैग्नीट्यूड मतलब मास, मैग्नीट्यूड मतलब मास। इससे अगर इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, व्हाइल इन CGS सिस्टम इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा मास का यूनिट क्या है? kg।
बेटा वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अभी इधर क्या है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो केजी मीटर पर सेकेंड पी का है यूनिट। आई बस सुन ले, सीजीएस में उल्टा, ठीक है ना? सीजीएस में उल्टा, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। If an unbalanced force applied on an object causes a change in the velocity of the object, then it also causes a change in its momentum. देखो वेलोसिटी मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड है, तो अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ मोमेंटम में चेंज होगा साथ साथ। The force necessary to cause a change in a momentum of an object depends upon the rate of change of momentum. ये हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है, बस इसको बाय हार्ट करना। एवरी एक्शन फोर्स एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। हाँ, एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करते हैं चंद्रयान 3 जब लॉन्च कर रहा था तभी ऐसे स्टेडी था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं किया तब तक वो रेस्ट पर था। हाँ, रेस्ट पर था, पर जब उसको एक्टिवेट किया तो वो ऊपर उड़ा। क्यों उड़ा? क्योंकि फ्यूल जो था वो नीचे दबा रहा था। मतलब सपोज करो आप ऐसे होगा ना, ऐसे तो वो जो ऐसा इधर फोर्स मतलब अपोजिट फोर्स का एक एक्शन फोर्स होगा, ठीक है ना? तो फ्यूल ने इधर फोर्स लगाया तो रॉकेट ऐसे उड़ा। मतलब every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. Easy. Action and reaction are terms that express force. बराबर है। These forces act in pairs. One force cannot exist by itself. कभी भी एक फोर्स, एक सिंगल फोर्स कभी भी अलाइव नहीं रह सकता। They work in pairs. Forces हमेशा pairs में काम। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ लिया। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड हेंस कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। ठीक है। सपोज करो ये मार्कर है डस्टर, ये ऐसे और क्या हुआ? इनकी वेलोसिटी 0 हो गई। एक था एक्शन फोर्स, एक था रिएक्शन फोर्स। अभी दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, तो जब वो कोलाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब इसका 0 हो गया। मतलब इससे ये पता चलता है कि एक्शन है रिएक्शन वो कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करता। अगर वो सेम ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा तो वो कैंसिल कर देगा, और ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, पढ़ लो बाय हार्ट करो। अभी ये बहुत छोटा सा लॉ है और बहुत भी इजी है। अभी आते हैं अपन लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये उसका फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। भैया ये बहुत हार्ड लगते हैं बच्चों को, पर मैं हूँ ना। m1 समझो, मैंने क्या आपको बोला था? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन रिएक्शन फोर्स दो ऑब्जेक्ट पर काम करता है, तो पहला ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया हमने 1 और दूसरे ऑब्जेक्ट को 2। मतलब मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट प्लस m2 इंटू v2। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो मोमेंटम होगा वो हर बार कंजर्व्ड होगा। आपका इनिशियल मोमेंटम ले लो, फाइनल मोमेंटम ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आई बस माने द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम बराबर है। When no external forces act on two intersecting body, the total momentum remains constant. ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई फोर्स नहीं हो रहा, इसकी वेलोसिटी क्या है?
जीरो। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है, एन बी। मास तो सेम होगा पर कोई भी अगर नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा। ध्यान रखना बेटा, मास कभी जीरो नहीं होगा पर वेलोसिटी जीरो हो सकते हैं। When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. मतलब ये बताता है कि जब कोलिजन होता है तो दोनों बॉडीज रेस्ट पर और द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब मोमेंटम हर बार सेम रहेगा, बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन। बराबर? आई बात समझ में? ठीक है। अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। The mass of a cannon is 500 kg and it recoils with a speed of 0.25 मीटर। What is the momentum? मोमेंटम क्या है? पहले तो मुझे पता मोमेंटम क्या है, तो याद कर। हाँ भैया याद आया, P इज इक्वल टू एन। एन है अपना 500 kg, V है अपना 0.25, आंसर आता है 125 kg मीटर पर सेकेंड। कितना इजी था। बस स्टेटमेंट लिखना होगा बेटा तुझे, स्टेटमेंट बराबर लिखना, ठीक है। और बाकी के सम आपके टेक्स्ट बुक में जो भी सम है वो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, वो आप करके आना, ठीक है। इसी के साथ हम अपने चैप्टर को खत्म करते हैं। हमारा लॉज ऑफ मोशन ओवर हो गया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दोनों पार्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। देखो बेटा, हर मैं वीडियो में एक लाइव लेसन दूंगा, तो एक लाइव लेसन लेते जा। वीडियो बंद करने से पहले एक लाइव लेसन लेते जा। बी वेलोसिटी इन योर लाइफ, वी शुड नो आवर गोल एंड डायरेक्शन इन लाइफ जस्ट एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? वो एक वेक्टर क्वांटिटी था बेटा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो बेटा हमें जिंदगी में अपना डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, अपना गोल भी पता होना चाहिए। गोल अपना मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन अपना पाथ है जिसमें तुम्हें सक्सेस चाहिए। इसी के साथ हम इस चैप्टर की समाप्ति घोषित करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए